मेरा नाम राधिका है। मैं भोपाल की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। इस दौरान मैंने अपने पति दीपक में बहुत बदलाव महसूस किया। दीपक मुझसे ज्यादा अपनी भाभी लक्ष्मी की बातों को ज्यादा महत्व देते थे। यह बात मुझे बहुत बुरी लगती थी। घर की छोटी छोटी समस्याओं पर भी वो अपनी भाभी से बातें करते और मेरी बड़ी से बड़ी बात पर भी ध्यान नहीं देते थे। बात केवल लगाव की नहीं बल्कि दोनों के बीच इससे ज्यादा ही कुछ है। मेरी जेठानी भी इतनी सुंदर है कि कोई भी मर्द उसे देखते ही उस पर फिदा हो जाए। मुझे उसकी इसी सुंदरता से डर लगता था। मुझे यकीन हो गया था कि मेरा पति दीपक अपनी भाभी लक्ष्मी की सुंदरता की वजह से ही उससे दूरी नहीं बना पा रहा था। एक दिन सुबह जल्दी जब मैं उठी तो देखा कि दीपक अपनी भाभी के कमरे में जाकर दरवाजा बंद ही कर रहा था कि मैंने वो दरवाजा खोला। तभी तुरंत बाद दीपक ने एक जोरदार चाटा मेरे चेहरे पर लगा दिया और फिर मेरा गुस्सा भी 7वें आसमान पर चढ़ गया। मैंने भी दीपक को एक जोरदार घूंसा लगा दिया। दीपक ने मेरे हाथों को पकड़ लिया और मुझे खींचते हुए बेड पर ले जाकर पटक दिया और बोला, राधिका, आइंदा कभी भी ऐसा शक नहीं करना और भाभी और मेरे बारे में ऐसी गलत शंका की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कुछ कहती कि दीपक ने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और कमरे से बाहर चला गया। मैं बेड पर पड़ी रही लेकिन दीपक मुझे देखने तक नहीं आया और सुबह का नाश्ता किए बिना ही ड्यूटी पर चला गया। आधे घंटे में मैंने भी अपना सामान पैक किया और अपने मायके सीहोर के लिए निकल पड़ी। मेरी जेठानी ने पूछा भी कि कहाँ जा रही हो। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेरे इस तरह जाने की खबर दीपक को भी लग चुकी थी। उसने मुझे फोन लगाकर जाने के बारे में पूछा। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, 10 तारीख को छोटी बहन रिंकू की शादी है। दीपक ने कहा, लेकिन तुम्हारे घर से तो मुझे किसी ने खबर ही नहीं दी और ना ही शादी का कार्ड पहुंचा। मैंने कहा, तुम इस घर के दामाद हो, तुम्हें तो बिना कार्ड के ही शादी में आना चाहिए। दीपक ने कहा, तुम्हारे घर वाले अगर मुझे दामाद समझते तो जरूर खबर करते, लेकिन ना तो तुम्हारे पापा ने मुझे कॉल किया और ना ही तुम्हारी मम्मी ने। मैंने कहा, मैं तुमसे कह रही हूँ, क्या इतना काफी नहीं है? दीपक ने कहा, ठीक है, मैं शादी वाले दिन सीहोर पहुँच जाऊंगा। रिंकू की शादी के दिन की मैंने लाल रंग की साड़ी पहन ली। यह मुझे दीपक ने ही गिफ्ट दी थी। उसे यह साड़ी बहुत पसंद थी। मुझे उम्मीद थी कि दीपक दोपहर तक सीहोर आ जाएगा और बारात के जाने के बाद रात को यहीं रुकेगा। जब वो रात भर मेरे साथ रहेगा तो उसका दिमाग ठिकाने पर आ ही जाएगा। मैंने सुबह जल्दी ही दीपक को फोन लगा दिया था लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। सुबह से शाम हो गई लेकिन ना तो दीपक आया और ना ही उसका कोई फोन आया। मैं बेहद मायूस हो गई। मेरी बहन मुझसे बेहद नाराज हुई। वो बोली, जो आदमी तेरी बहन की शादी के लिए समय न निकाल पाया, जो उसके पास तेरे लिए भी वक्त नहीं होगा। तभी दीपक का फोन आया। उसने कहा कि परसों देर रात भैया और भाभी का खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था। भैया की मौके पर ही डेथ हो गई थी और भाभी अभी भी भोपाल हॉस्पिटल में एडमिट है। दीपक के मुंह से यह बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मैंने घर में यह बात बताई तो मेरे घर में भी मातम छा गया। मेरी वजह से मेरे घरवाले भी दीपक के घरवालों से नफरत करते थे, लेकिन जब उन्होंने दोनों के इस एक्सीडेंट के बारे में सुना तो उन लोगों की सारी नफरत खत्म हो गई और पापा ने तुरंत मेरे छोटे भाई श्याम को बुलाकर भोपाल चलने को कहा। रात 11 बजे तक हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। मेरे जेठानी कोमे में जा चुकी थी और आईसीयू में थी। मेरे घरवाले सीहोर वापस जा चुके थे। अब हॉस्पिटल में मेरी जेठानी केवल मेरे भरोसे ही थी।
दीपक रोज सुबह ड्यूटी चले जाते और रात को ड्यूटी से लौटते समय हॉस्पिटल से होते हुए घर जाते। मैं हॉस्पिटल में रहकर दिन रात अपनी जेठानी की देखभाल में लगी रहती। यह देखकर दीपक का स्वभाव भी बदल गया था। वो फिर से मुझसे प्रेम करने लगा था। मुझे हॉस्पिटल में रहते हुए 2 महीने गुजर चुके थे। अब तो हॉस्पिटल ही मेरा घर हो चुका था। इस बीच मेरी जेठानी होश में आ चुकी थी। उन्हें मेरे जेठ के मरने का पता भी चल चुका था। मेरा पूरा वक्त उन्हीं की देख रेख जाता था। एक समय मेरी जेठानी लक्ष्मी के जलवे थे, लेकिन अब वही लक्ष्मी इतनी कमजोर और लाचार हो चुकी थी कि मुझे उनकी देखभाल करनी पड़ती थी। धीरे धीरे 4 महीने बीत चुके थे। मेरी जेठानी की सेहत में अब काफी सुधार हो चुका था, लेकिन अब भी वो किसी से बात कर पाने के स्थिति में नहीं थी। मेरी जेठानी के मायके में कोई नहीं था, इसलिए उनकी हर तरह की सेवा मुझे ही करनी पड़ती। इसी बीच मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, तो यह खबर मैंने सबसे पहले दीपक को ही दी। वो बेहद खुश हुआ और सीधे अपनी भाभी के पास जाकर उनके हाथों को चूमते हुए उन्हें यह खुशखबरी सुना दी। मेरी जेठानी कुछ बोल तो नहीं सकती थी, बस उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान नजर आई। इसका मतलब यही था कि वो मेरे माँ बनने से बेहद खुश थी। धीरे धीरे वक्त बीता और मेरा 8वां महीना शुरू हो गया। इस बीच मैंने महसूस किया कि दीपक फिर से अपनी भाभी के करीब होता जा रहा था। प्रेगनेंसी के कारण से मेरी हालत ऐसी थी कि मैं घर का जरूरी काम भी नहीं कर पाती थी और दीपक के ड्यूटी पर चले जाने के बाद ज्यादातर समय में अपने कमरे में ही रहती। रात को दीपक जब ड्यूटी से वापस आता तो मेरे लिए खाना और अपनी भाभी के लिए जूस लेकर आता। मैं खुद जाकर अपनी जेठानी को जूस पिलाती और अपने कमरे में आकर मैं और दीपक खाना खाकर सो जाते। सुबह मैं देर से उठती, तब तक दीपक नाश्ता तैयार कर चुका होता। मेरे साथ सुबह का नाश्ता करने के बाद वो तैयार होकर ड्यूटी के लिए निकल जाता। एक दिन पेट में दर्द होने के कारण मेरी नींद जल्द ही खुल गई, लेकिन मैं बेड पर ऐसे ही पड़ी रही। दीपक को लगा कि मैं अभी नींद में हूँ, तो वो उठा और कमरे से बाहर निकला। ना जाने क्यों मैं भी दबे पांव उसके पीछे कमरे से बाहर निकल आई। मैंने देखा कि दीपक सीधे मेरी जेठानी के कमरे में घुसा और उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं दीपक की इस हरकत से बेहद हैरान थी। मैं काफी देर खड़ी रही और फिर चुपचाप जाकर अपनी जगह लेट गई। 20 मिनट बाद दीपक जेठानी के कमरे से निकलकर मेरे कमरे में आकर मेरे पास लेट गया। मैं दीपक की इस दीवानगी को समझ नहीं पा रही थी। वो पहले भी ऐसा करता था, तब मेरी जेठानी एकदम तंदुरुस्त थी, लेकिन अब तो वह किसी अपाहिज की तरह बिस्तर पर पड़ी रहती है। फिर दीपक कमरा बंद कर उसके साथ क्या करता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दीपिका पूरी तरह ठीक हो गई हो और बीमार होने का नाटक कर रही हो ताकि मेरी नजरों में दोनों की हकीकत छुपी रहे। अपाहिज होने की आड़ में देवर भाभी का रोमांस चल रहा था और मुझे खबर तक नहीं लगी। मैं अगले कुछ दिनों तक सो नहीं पाई। मुझे दीपक से फिर से नफरत सी होने लगी थी। मैं रोज देर रात को दीपक को लक्ष्मी के कमरे की ओर जाते हुए देखती। मेरे गहरी नींद में सो जाने के बाद दीपक बिस्तर से उठकर अपनी भाभी के रूम में जाता और अंदर से दरवाजा बंद कर आधे घंटे बाद वापस आता और पसीने में नहाया हुआ होता और मेरे बगल में लेट जाता। मेरा बच्चा होने में अभी 20 दिन बाकी रह गए थे। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं दोनों का रोमांस अब ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बच्चा होने के बाद तो मैं हफ्तों तक कमरे से बाहर नहीं निकल पाती, इसलिए बच्चा होने से पहले ही दोनों को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी।
एक दिन शाम को दीपक भाभी के कमरे से मेरे कमरे में आते ही कहा, तुम अभी तक लेटी हो, उठो थोड़ा सा खाना खा लो, मुझे भी भूख लगी है। मैं कुछ ना बोली क्योंकि मेरी भूख तो मर चुकी थी, लेकिन मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा था मुझे उसके लिए खाना पड़ा। दीपक ने कहा, मैं सुबह जल्दी ही निकल जाऊंगा, कल भाभी के कई टेस्ट होने हैं, इसलिए मुझे आने में देर हो जाएगी। शाम को खाना खाने के बाद दीपक जल्दी सो गया, लेकिन मैं रात भर जागती रही। मेरी नींद गायब हो चुकी थी, मैं तो बस सुबह होने का इंतजार कर रही थी। सुबह उठकर दीपक ने नाश्ता बनाया और मेरे साथ नाश्ता करने के बाद अपनी भाभी को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। दीपक के जाते ही मैं बाजार गई और वहां से जासूसी कैमरा खरीद लाई और उस कैमरे को भाभी के रूम में लगा दिया। 4 बज चुके थे, तभी दीपक का कॉल आया कि वो हॉस्पिटल से वापस आ रहा है। मैं अपने आज के काम से बहुत खुश थी कि कल तक मेरे पास वो सबूत होगा जिसके आधार पर दीपक और उसकी भाभी की असलियत मेरे लिए राज बनकर नहीं रह जाए। दीपक भाभी को लेकर जैसे ही आया और कौन सी दवाइयाँ कब खिलानी है ये मुझे समझाने लगा। इस दौरान उसके हाव भाव देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे लक्ष्मी उसकी भाभी नहीं बल्कि पत्नी हो। रात को दीपक खुद ही अपनी भाभी के कमरे में जूस और दवाइयाँ लेकर गया और आधे घंटे में वापस लौट कर आया और खाना खाने के बाद वो सो गया। सुबह होने का इंतजार करती रही। मैं गहरी नींद में होने के बाद उठी और दीपक के ऑफिस चले जाने के बाद सुबह तक की रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की और मेरे होश उड़ गए। दीपक अपनी भाभी के कमरे में गया, उन्हें गोद में उठाकर व्हीलचेयर पर बिठाया और भाभी की गंदी हुई चादर को उठाकर उसने एक तरफ रख दिया। फिर उसने उस गंदी चादर की जगह पिछले दिन धोई गई साफ चादर को बिछा दिया। फिर गंदी चादर को कमरे के बाथरूम में ले जाकर धोने लगा और फिर उसने धोई हुई चादर को बाथरूम की खिड़की पर ही सूखने के लिए टांग दिया। फिर उसने अपनी भाभी की सलवार उतारकर उन्हें धोए हुए साफ कपड़े पहनाए और गंदे कपड़ों को बाथरूम में ले जाकर धोने लगा। इस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद मेरा रूटीन यही हो गया था कि जैसे ही दीपक अपनी ड्यूटी पर निकलता, मैं अपने मोबाइल में लक्ष्मी के कमरे की रिकॉर्डिंग देखती। दीपक लक्ष्मी भाभी के साथ जो करता वो या तो पति कर सकता था या कोई बेटा ही अपनी माँ की ऐसी सेवा कर सकता था। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हुई और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया और कुछ दिनों में मैं अपने घर वापस आई। तब तक दीपक को भाभी के रूम में कैमरा लगे होने का पता चल चुका था। तब तक मेरी माँ भी आ चुकी थी और कैमरे वाली बात जान चुकी थी। माँ मेरे पास आई तो उसने मेरे माथे पर हाथ रख लिया और मुझसे बोली, राधिका तू बहुत नादान है, ये देवर भाभी वाला प्यार नहीं है, बल्कि कोई पति ही ऐसा कर सकता है। मैं तो आज सीहोर के लिए निकल रही हूँ, कुछ दिनों बाद तू भी सीहोर आ जाना। तभी दीपक बोला, मैं तुझे अब और यहाँ नहीं रहने दूंगा। जिस दिन मेरा लड़का 1 महीने का हुआ उसी दिन मेरी जेठानी की तबीयत ज्यादा बिगड़ी और अगले दिन हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। लक्ष्मी की मौत से दीपक बिल्कुल टूट सा गया। ऐसा लग रहा था जैसे उनका कोई अत्यंत खास व्यक्ति शांत हुआ हो। मैं दीपक से बोली, मैं तुम पर बेवजह ही शंका करती थी कि तुम उनसे बेहद प्यार करते थे, पर इतना प्यार तो कोई बेटा भी अपनी माँ से नहीं करता। तुम उनके गंदे कपड़े अपने हाथों से धोते थे, आखिर क्यों? दीपक ने मेरी तरफ देखा और गहरी सांस ली। थोड़ी देर की खामोशी के बाद बोला, मैं और मेरे बड़े भैया ने बचपन से बहुत संघर्ष किया है। मेरे बड़े पापा ने पापा की पूरी प्रॉपर्टी को हड़प लिया और हमें दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। मेरे भैया ने मजदूरी कर मुझे पढ़ाया लिखाया,
10 साल पहले मेरे बड़े भैया ने लक्ष्मी भाभी से शादी की, जो अपनी माँ बाप की इकलौती बेटी थी। लक्ष्मी भाभी के माता पिता भी उसे छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। भाभी के पास जो भी संपत्ति थी वो सब उन्होंने मेरे भैया के हवाले कर दी और उन्होंने मेरी माँ की तरह मेरी परवरिश की। मैंने अपनी सगी माँ को नहीं देखा था, लेकिन भाभी ने सगी माँ की कमी पूरी कर दी थी। 6 साल पहले मुझे निमोनिया हो गया था और महीनों तक मैं बिस्तर पर पड़ा रहा। इस दौरान मेरा ख्याल मेरी ने ही रखा था। उनके देखभाल की वजह से ही मैं मौत के मुंह से वापस आ गया, लेकिन मेरी देखभाल में इतनी ताकत नहीं थी, इसलिए मैं अपनी भाभी को बचा नहीं सका। इतना कहकर दीपक मेरे कंधों पर सिर रखकर रोने लगा। उसकी यह हालत देखकर मुझे भी रोना आ गया। साथ ही दीपक को लेकर मेरी सारी गलतफहमियां भी दूर हो गई। मैं खुद को बेहद खुशनसीब समझने लगी कि मुझे दीपक जैसा पति मिला था। मैंने अपनी माँ को तुरंत फोन लगाया और बोली, माँ मैं अब सीहोर नहीं आऊंगी। कहानी से सीख, शक इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। कई बार हम जिन चीजों को सच समझ लेते हैं उनके पीछे की वजह बिल्कुल अलग ही होती है। इसलिए सिर्फ शक की वजह से ही आखिरी फैसले तक पहुंचना हमारी बेवकूफी ही साबित होती है। प्रिय मित्रों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी इसी तरह की मोटिवेशनल व अन्य शिक्षाप्रद कहानियाँ मिलती रहे। धन्यवाद।